हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, ऊर्जावान होंगे और साथ ही साथ अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। रखना है क्योंकि आपको पता है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये जो हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारे हाथ पैर, ये सारा शरीर हमारे लिए दिन रात काम करता रहता है। मस्तिष्क कभी सोता है नहीं ना, हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, विचारों की उधेड़ बुन चलती रहती है। तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स हमें देना है, थोड़ी सी सपोर्ट हमारी उसको चाहिए। किस तरह से? नियमित दिनचर्या का पालन करके थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए, सूर्य नमस्कार कर लिया जाए, कुछ अपने आप के खाने पीने में ऐसी हेल्दी फूड शामिल कर लिया जाए जिसमें फल, हरी सब्जियां, है ना, ये जो बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं वो यदि खाया जाए तो हमारा शरीर और भी अच्छे से संचरित होता है रक्त और बहुत अच्छे से ऊर्जावान रहता है और हर एक काम में हमारा मन भी लगता है और जो कार्य हम करते हैं वो उसका परिणाम भी सकारात्मक आता है, पॉजिटिव आता है। ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब जो अभी मैं कह रही हूं वो आप सब जानते हैं, सब जानते हैं कि हमें अच्छी दिनचर्या रखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जानते हम सब हैं लेकिन मानते बहुत कम हैं। और जो जानते हैं और मानते हैं उन्हीं को फिर दुनिया मानती है, उन्हीं को दुनिया सलाम भी करती है। तो यदि हम अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, और वो कब रहेंगे? जब हम फिट रहेंगे। जब अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे तो दुनिया हमें सलाम करेगी, दुनिया हमारी हुजूरी करेगी। लेकिन यदि हमने काम से चोरी की या काम से आनाकानी की तो हमें फिर दुनिया को सलाम करना पड़ेगा, दुनिया की चापलूसी करनी पड़ेगी। अब हमें यह डिसाइड करना है कि हमें कौन सी कैटेगरी में शामिल होना है, दुनिया हमें सलाम करे या हम दुनिया को सलाम करें। यह डिपेंड करता है हम पर, स्वयं पर। तो आइए आज से मेरे साथ एक प्रॉमिस कीजिए, प्रॉमिस मी कि यस, हम अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से करेंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रखेंगे, अपने कार्य को समय पर पूरा करेंगे और हम भी चमकेंगे शुक्र तारे के समान। अपने जीवन के जितने भी पल परमात्मा ने या ऊपर वाले ने, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उस जितने भी पल उसने हमारे जीवन में लिख दिए हैं, जितनी भी सांसें उसने लिख दी हैं, उन हर एक पल को हम जिंदा दिली के साथ जिएंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और सभी को प्रसन्न भी रखेंगे। जिस तरह का माहौल, कहते हैं ना कि अपना मन और मस्तिष्क जिस तरह का रहता है तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी वैसा ही पॉजिटिव बना लेते हैं। ओके, तो स्वागत करती हूं एक बार पुनः मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री मिलते हैं। सो मेरे प्यारे विद्यार्थी को ध्यान रखिएगा कि विद्यालय जाने के साथ साथ आपको ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पर भी आना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर हर एक विषय, हर एक क्लास के वीडियोस फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। इनमें आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है, ताकि आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगे और हर एक सब्जेक्ट के, हर एक विषय के बेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप लाभ ले पाएंगे। ओके, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम अपना जो पाठ स्टार्ट कर चुके हैं, पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ 6 है, शुक्र तारे के समान जगमग जगमग करते तारे, आसमान में चमके तारे। कहते हैं ना कि, चलो एक पंक्ति सुनाती हूं, सुनाऊं? चलो सुनाते हैं। एक याद आ गई, रचना है, दादी है धरती, दादा है अंबर, हम हैं उनके तारे, मम्मी है चंदा, पापा है सूरज, चमकते हुए हम सितारे। तो ये जो हम अपने माता पिता की आंखों के तारे होते हैं, जग में चमकने वाले सितारे होते हैं, हमें अपने गुणों को नित्य प्रतिदिन निखारते रहना है ताकि हमारी चमक, हमारे गुण हमारा परिचय दें। तो हम शुक्र तारे के समान पाठ जो कि लिखा है स्वामी आनंद जी ने, उसी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस वीडियो में करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम सभी प्रकार के प्रश्नों का समाधान करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, मौखिक दिए हैं,
लिखित दिए हैं। साथ ही साथ आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए में क्या होता है, जो पाठ में प्रयुक्त जो पंक्तियां हैं उनका कुछ ऐसी विशेष पंक्तियां होती है जिनका हमें अर्थ समझना होता है, तो वो भी हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, चलिए वेलकम। सबसे पहले हम चलते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? जब भी उनसे कहा जाता था कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो वे क्या कहते थे? वे हमेशा कहते थे महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के हम्माल तथा पीर बावर्ची खर के रूप में देते थे। ये उनका बड़प्पन था, ये उनकी मानवता थी कि जब भी उनसे कहते थे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उनके इंट्रोडक्शन, उनके परिचय में वे इतना सारा कुछ कह सकते थे कि हम सब सुनते सुनते आश्चर्यचकित हो जाते थे। लेकिन हमेशा वे क्या कहते थे? मैं तो गांधी जी का हम्माल हूं। हम्माल मतलब सेवक हूं। साथ ही साथ पीर बावर्ची खर, जो भी आप कहें, मैं सब कुछ हूं। गांधी जी का हम्माल हूं, नौकर हूं, सर्वेंट हूं, सेवक हूं। उनसे हमेशा जब भी कोई पूछता था तो वे यही जवाब देते थे। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी? जो यंग इंडिया था साप्ताहिक अखबार था, सप्ताह में एक बार, साप्ताहिक मतलब वीकली, ठीक है। तो वीक में जो एक बार समाचार पत्र आता था जिसका नाम था यंग इंडिया, उसमें लेखों की या आर्टिकल्स की कमी क्यों रहने लगी थी? याद कीजिए प्रथम वीडियो जो हमने व्याख्या की थी कि उसमें जो थे हार्नी मैन मुख्य संपादक, उनको अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया था, वापस भेज दिया था, और वही उसके संपादक थे। इसलिए उस मैगजीन में या उस समाचार पत्र में, जो साप्ताहिक पत्र था, उसमें लेखों की कमी आ गई थी। यंग इंडिया साप्ताहिक के मुख्य लेखक हार्नी मैन को अंग्रेज सरकार ने देश निकाला, इंग्लैंड भेज दिया था। इसलिए लेखों की कमी होने लगी थी क्योंकि वही उसके मुख्य लेखक थे। ओके, अब आया है कि गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया था। अब जब हार्नी मैन नहीं रहे, मतलब उनको देश निकाला दे दिया गया, तो लेखों की कमी होने लगी। तब गांधी जी ने क्या डिसाइड किया था कि इसमें लेख हम लिखेंगे, और उसी के साथ महादेव जी ने अपने लेखों के माध्यम से, तो गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में यह निश्चय किया कि यह अब हफ्ते में 2 बार छपेगी और किसी भी तरह के लेखों की कमी भी नहीं आएगी। समझ में आया? महादेव देसाई जी के कारण, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने अच्छे लेखक हैं, ये लेखों की कमी होने ही नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहां नौकरी करते थे? पता है ना आपको, अंग्रेजी सरकारी नौकरी करते थे जिसमें वे ट्रांसलेटर थे या अनुवादक थे। गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे, और जब वे गांधी जी से मिले तो उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया, छोड़ दिया, और गांधी जी के साथ शामिल हो गए। अगला प्रश्न है, महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? जो भी उनके झोला वो कंधे पर टांगे रहते थे, बताइए उनके लेख, मतलब उनके झोलों में क्या भरा होगा? लेख, पत्र, पत्रिकाएं, यही होगा ना। जिसका धन होता है, कहते हैं ना, जिसके पास अच्छे विचारों की दौलत होती है वे कभी भी अकेले नहीं होते। जिनके पास सद्विचारों की पूंजी होती है वो गरीब हो ही नहीं सकते। जिनके पास पुस्तकों जैसे मित्र होते हैं वे कभी अकेलेपन महसूस कर ही नहीं सकते। महादेव भाई के झोलों में समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं और पुस्तकें भरी रहती थीं। महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? महादेव जी ने गांधी जी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? जो साप्ताहिक पता है ना आपको, सप्ताह में एक बार। तो कौन कौन से? अहमदाबाद से यंग इंडिया और नवजीवन नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्र निकलते थे। कहां से? अहमदाबाद से। याद रखिएगा, ये जी के बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये कभी भी आपसे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो कि कौन सा समाचार पत्र था, कौन सा वीकली था या साप्ताहिक था। तो यहां पर 2 निकलते थे समाचार पत्र, जो कि एक था यंग इंडिया और दूसरा था नवजीवन।
महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? महादेव भाई जी काम में कब कितने घंटे लगे रहते थे? लगभग वे लगे रहते थे 24 घंटों में से 17-18 घंटे कंटिन्यूटी के साथ काम करते थे, निरंतरता के साथ काम करते थे। महादेव भाई दिन में 17-18 घंटे काम करते थे। और जो काम करता है उसका सलाम तो दुनिया भी करती है, उसका लोहा तो दुनिया भी मानती है। इसलिए अभी कहा ना मैंने कि जो अपने काम से प्रेम करते हैं दुनिया उन्हें सलाम करती है, और जो काम चोरी करते हैं दुनिया को उसको सलाम करना होता है। तो हमें शामिल होना है कर्मठ व्यक्तियों में, हमें शामिल होना है एक सशक्त व्यक्ति में, हमें अपनी पहचान बनानी है, हमें अपना अस्तित्व का निर्माण करना है, और इसके लिए हमें अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना है। और कर्म के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होने के लिए अपने आप का बेस्ट तरीके से ख्याल रखना है, खान पान का, उठने जागने का, एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ताकि किसी भी तरह का हमारा जो मस्तिष्क है वो चिंताजनक ना दिखे। जितने अच्छे से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है उतना ही अच्छा हमारा आसपास का वातावरण हो जाता है। तो अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना है, मुस्कुराते हुए रखना है और अपने आप का ख्याल रखना है। अगला प्रश्न है, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? कब ऐसा लगता है कि गांधी जी और महादेव जी बहुत निकट थे? तो महादेव भाई से गांधी जी की निकटता निम्न वाक्य से सिद्ध होती है। एरे जख्म जोगी नहीं जशे। अब देखो ये है गुजराती भाषा, मतलब एरे जख्म जोगे नहीं जशे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। अर्थात जब उनकी मृत्यु हुई, महादेव जी की अचानक से मृत्यु हो गई थी, उनका स्वास्थ्य भी मतलब ऐसा नहीं था कि वे उम्र दराज थे, नियमित रूप से 11 मील या 15-16 किलोमीटर आना जाना वे करते थे, और अचानक से उनको अकाल मृत्यु का ग्रास होना पड़ा, शिकार होना पड़ा। तो महादेव जी के बाद, मतलब महादेव जी के जाने के बाद गांधी जी ने क्या कहा? एरे जख्म जोगे नहीं जशे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। मतलब उनका जो स्थान था महात्मा गांधी जी के हृदय में, उनकी जो जगह थी उनके जीवन में, गांधी जी के जीवन में, उसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा कि यह घाव कभी नहीं भरेगा, किसी से भी नहीं भरेगा, क्योंकि इतनी अमिट छाप थी। अब चलते हैं हम लिखित प्रश्नों की ओर। ठीक है, लिखित प्रश्न। गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? याद आया? कब कहा था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उस समय अंग्रेज उन्हें जेल में बंद करने ले जा रहे थे या कैद करने ले जा रहे थे, तब गांधी जी ने कहा था, बापू जी ने कहा था कि मेरा वारिस तो महादेव है। गांधी जी जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब जा रहे थे, तो वे पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पलवल रेलवे स्टेशन पर। तभी गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। जब उनको ले जाया जा रहा था तब उन्होंने क्या कहा था? वारिस महादेव जी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? जो भी गांधी जी से मिलने आते थे तो उनके साथ महादेव जी किस तरह का बर्ताव करते थे? देखिए, ध्यान से सुनिए कितने अच्छे से। गांधी जी से मिलने आने वालों से महादेव जी खुद मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी करते, तैयार करते और गांधी जी को बताते। इसके बाद वे आने वालों को गांधी जी से मिलवाते भी थे। ऐसा नहीं है, अक्सर क्या होता है, जो असिस्टेंट रहते हैं या मैनेजर रहते हैं उनसे बहुत कम लोग मिल पाते हैं, या कहें कि सामान्य व्यक्ति मुख्य व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता है, कुछ भी उसको ऐसे ही टाल टूल कर भगा दिया जाता है, टालम टोल कर दी जाती है। लेकिन जब भी गांधी जी से मिलने वाले आते थे तो महादेव जी स्वयं उनसे मिलते थे, उनकी बातों को बहुत अच्छे से सुनते थे, संक्षिप्त रूप से उसको लिख लेते थे, फिर गांधी जी को समझाते थे, बताते थे और साथ ही साथ फिर गांधी जी से उनको मिलवाते भी थे। इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी समर्पण भावना के साथ वे अपना कार्य करते थे, तभी तो इतिहास में अमर हो गए और उन पर पाठ लिख दिया गया, शुक्र तारे के समान
अगला प्रश्न है, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? साहित्यिक देन, महादेव भाई ने सत्य का प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया, जो कि गांधी जी की आत्मकथा है। ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम पता है ना आपको, सत्य का प्रयोग। वे प्रतिदिन डायरी लिखते थे। शरद बाबू, टैगोर आदि की कहानियों का भी उन्होंने अनुवाद किया। यंग इंडिया में लेख लिखे, अर्थात साहित्यिक देन। उन्होंने रचना के माध्यम से, अपनी लेखनी की सहायता से, अपने तीक्ष्ण विचारों, अपनी विलक्षण बुद्धि की सहायता से साहित्य को बहुत बड़ा योगदान दिया, जो हमेशा अमर रहेगा। अगला प्रश्न, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? अभी अभी हमने चर्चा की कि शरीर को इतना भी मत थकाओ या शरीर से इतना भी काम मत कराओ कि वो एक दिन पूरी तरह से बुझ जाए। और कब दीपक जलते जलते हवा के झोंके से बुझ जाता है, हम या यूं कहें कि हमें आभास भी नहीं होता है। अब चूंकि 11 मील गर्मियों में आना जाना कब तक आखिर साथ देगा पैदल चलते हुए। तो यहां पर यही हुआ था उनके साथ कि महादेव भाई भरी गर्मी में वर्धा से पैदल चलकर सेवाग्राम आते थे, ना वहां रहते थे पूर्ण रूप से, ऐसा नहीं है कि वहीं जाकर बस जाएं। वर्धा से सेवाग्राम आते थे पैदल भरी दोपहरी में गर्मी में, और जाते भी थे। 11 मील रोज गर्मी में पैदल चलने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु मतलब समझते हैं ना आप, जैसे कि कोई बीमार ना हो, किसी बीमारी से ग्रस्त ना हुआ हो, या फिर उसकी उम्र अभी उतनी अधिक नहीं हुई हो, बुढ़ापा नहीं आया हो और अचानक से किसी की मृत्यु हो जाए। ना कोई ऐसा भी नहीं कि भाई अटैक या दिल का दौरा पड़ा हो, गर्मी से अधिक थकावट हुई और शरीर उसको नहीं झेल पाया और उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? जो भी वो नोट करते थे, जो भी नोट लिखते थे, उसके बारे में गांधी जी क्या कहते थे? देखिए ध्यान से। महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी कहते थे कि वे सटीक होते हैं, एकदम सटीक। सटीक और सही शब्द में क्या अंतर लगता है? सही है, सटीक है। आप स्वयं अंतर देख सकते हैं कि हाँ ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और या यूं कहें एकदम सटीक है। तो वो सटीक अपने आप में अपने मतलब या अपने आप को परिभाषित कर देता है कि यस 100% एकदम अप टू द मार्क। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा था कि वे सटीक होते हैं उनके नोट, उनमें कभी कॉमा तक की गलती भी नहीं होती। अगर किसी की टाइप करवाई हुई बातचीत में खामियां निकल जाती तो गांधी जी उन्हें कहते कि महादेव के लिखे नोट से मिलान कर लेना चाहिए था ना। सोचिए, जो टाइप किए जाते थे, जो टाइप्ड फॉर्म आता था, जो जहां पर कि एकदम नहीं कि हर कोई तो टाइप करता नहीं है, जो एकदम उसमें जिस फील्ड में जो जानकार रहते हैं उस फील्ड को ही वे चुनते हैं। तो जब कभी उस टाइप्ड नोट में कुछ गलती निकल जाती थी तो बापूजी हमेशा यही कहते थे कि महादेव जी के नोट से मिलान कर लेना चाहिए था। उससे क्यों नहीं किया? उसमें एक भी कॉमा या पूर्ण विराम या किसी की भी गलती नहीं होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब किसी का कार्य उदाहरण बन जाता है तो वो तो महान में शामिल हो जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? पंजाब में जो फौजी शासन था उसने क्या कहर बरपाया, क्या हुआ था? पंजाब में फौजी शासन ने अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया। उम्र कैद जिसको कहते हैं, उम्र कैद मतलब अब सारे जीवन वहीं काले पानी की सजा। काले पानी की सजा अर्थात छोटी सी काल कोठरी में कैद कर दिया जाता था, जिसमें मात्र एक छोटा सा होल होता था, सिर्फ सांस लेने की, मतलब व्यक्ति जिंदा रह सके। दिन रात का पता नहीं चलता था, कब सुबह हुई कब शाम, कोई खाना पीना कुछ नहीं, बस तड़पते रह जाना, मरने के लिए छोड़ देना, इस तरह की सजा होती थी, काला पानी की सजा। तो पंजाब में फौजी शासन जो अंग्रेजी सरकार थी उसने अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके उनको जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया। राष्ट्रीय दैनिक पत्र
ट्रिब्यून के संपादक को 10 साल की सजा मिली। जो राष्ट्रीय दैनिक पत्र था, देसी जो न्यूज़पेपर था, उसके जो संपादक थे, ट्रिब्यून के संपादक को 10 साल की सजा मिली। कुछ लोग, जो कुछ नेता थे, उनको तो उम्र कैद मिल गई कि आप वहीं सड़ो और गलो। इस तरह से आपने और भी कई बातें सुनी होंगी अंग्रेजी शासन से संबंधित, और भी कई बातें आपने इतिहास में पढ़ी होंगी कि अंग्रेज बड़े क्रूर रहते थे, बहुत अत्याचार करते थे, इतना जुल्म करते थे कि हम तो उनकी बातों को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से भारतीयों ने वे प्रताड़नाएं सही और किस तरह से अपने आप को मातृभूमि के लिए, भारत भूमि के लिए समर्पित कर दिया, अपने रक्त की अंतिम लहू को भी हवन वेदी में समर्पित कर दिया, तब कहीं जाकर हमें ये स्वतंत्र आकाश मिला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने समय पर सारे कार्य करो, अपने आप का ध्यान रखो, क्योंकि अब हमारे सामने ऐसी परेशानी नहीं है जिनके कारण हम अपना कार्य भी ना कर सकें। अंग्रेजों के जमाने में भारतीयों को स्वतंत्र रूप से खाना तक नहीं खाने दिया जाता था। जब भूख लगती थी तो उनको मारा जाता था, जब प्यास लगती थी तो उनको एक बूंद पानी तक नहीं दिया जाता था। पानी गिराया जाता था, फैलाया जाता था, परंतु उनको एक एक बूंद के लिए तरसाया जाता था। कोल्हू के बैल की तरह 24 घंटे उनसे काम करवाए जाते थे, कोड़े बरसाए जाते थे, हल जोता जाता था, उनके कंधों पर रखकर चरसा चलाया जाता था। तरह तरह से कोड़े मार मार कर कहीं ये काट दिया, कहीं वो काट दिया। मतलब जब कभी भी उनको लगता था कि ये प्रसन्न सा दिखाई दे रहा है तो ऐसा कहर बरसाते कि बस जान नहीं निकलती थी। बाकी सब उसके बाद भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी हमेशा वंदे मातरम या जय हिंद के नारे लगाते रहते थे। इतनी कठोर, इतना कड़ा कानून था अंग्रेजों का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया? कौन सा ऐसा गुण था जो देश विदेश में महादेव जी सबके चहीते हो गए? उनकी कलम के माध्यम से, उनकी लेखों के माध्यम से। महादेव जी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, वे कर्तव्यनिष्ठ थे। कर्तव्यनिष्ठ मतलब समझते हैं आप? कर्तव्यनिष्ठ मतलब अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा से काम करना, लगन से काम करना, ईमानदारी से काम करना। अपना जो भी काम है उसमें पूर्ण रूप से ईमानदार रहना, लगनशील रहना, समर्पित रहना, उसको कर्तव्यनिष्ठ कहते हैं। विनम्र स्वभाव के थे। कर्तव्यनिष्ठ के बाद भी उनके अंदर क्लेश मात्र घमंड नहीं था, अहंकार नहीं था, अर्थात विनम्रता थी, पोलाइटनेस थी। जिससे भी वे मिलते थे बहुत अच्छे भाव से ही मिलते थे। आने वालों के साथ सहयोग करते थे। उनकी लेखन शैली का सभी लोहा मानते थे, सब मानते थे दम है भाई, बात में दम है, बात में वजन है। वे कट्टर विरोधियों के साथ भी सत्यनिष्ठता और विवेक युक्त बात करते थे। जो भी उनके शत्रु भी रहते थे, कट्टर जो विरोधी भी रहते थे ना, ऐसा नहीं है कि अक्सर विरोधी कोई आ जाए तो दिमाग पता नहीं कैसा हो जाता है, एक्सप्रेशन, हाव भाव परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु धन्य थे महादेव जी जो अपने कट्टर विरोधियों के साथ भी सत्यनिष्ठता और विवेक युक्त बात करते थे। कभी भी उनके शत्रुओं ने उनकी निंदा नहीं की। अर्थात जब हम अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से लगनशील रहते हैं तो शत्रु भी हमारी प्रशंसा करते हैं। देश में ही नहीं, विदेश में भी लोकप्रिय थे। इन्हीं सब कारणों से वे सबके लाडले थे, सबके चहीते थे, और शायद इसलिए वे भगवान को भी बहुत प्यारे थे और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषता थी? अब देखिए, क्योंकि अभी आपने प्रीवियस जो वीडियो देखा होगा उसमें ये भी देखा होगा ना कि महात्मा गांधी जी के जो भी पत्र रहते थे उसमें लिखावट किसकी रहती थी? महादेव जी की। और लिखावट ऐसी स्वर्ण अक्षर, जिसको कहें कि एक एक अक्षर ऐसा लगता था कि वाओ, अमेजिंग, लाइक कि बहुत ही अच्छा। महादेव जी की लिखावट बहुत सुंदर थी। उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था, अर्थात कोई तुलना ही नहीं थी। उनके लिखे नोटों में कॉमा, हलंत तक की भी गलती नहीं होती थी। वायसराय को जाने वाले पत्र गांधी जी हमेशा महादेव जी से ही लिखवाते थे।
उनका लेखन सबको मंत्रमुग्ध कर देता था, स्तब्ध कर देता था, चकित कर देता था और हृदय को प्रफुल्लित कर देता था। एक तो उनकी लिखावट कि देखते ही बस देखते ही रह जाओ, दूसरा उनकी भाषा इतनी अच्छी थी कि पढ़ने वाला, सुनने वाला सबके सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में उनके समान अक्षर लिखने वाला कोई नहीं था। देखिए, अंग्रेजी सरकार भी उनका लोहा, उनकी लिखावट का, उनके विचारों का लोहा मान चुकी थी। याद रखिएगा हमेशा इतिहास में और फ्यूचर में, ये इतिहास की बात कि फ्यूचर में जब भी कभी आपसे ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो महादेव जी की आपको चर्चा जरूर करना है। अब चलते हैं हम, आशय स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, अपना परिचय उनके पीर, बावर्ची, फिश्ती, खर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। महादेव जी की बात हो रही है यहाँ। जब भी उनसे कोई उनका परिचय लेता था कि आप कौन है, तो हमेशा वो क्या कहते थे? मैं तो गांधी जी का हम्माल हूं, मैं तो गांधी जी का सेवक हूं, बावर्ची हूं। महादेव जी गांधी जी के मंत्री थे। वे गांधी जी के छोटे बड़े सभी कार्य कुशलता पूर्वक करते थे। इसी कारण वे स्वयं को गांधी जी के पीर, बावर्ची, फिश्ती, खर कहते थे और उसमें गौरव का अनुभव भी करते थे। वे अपने आप को उनका सेवक कहते हुए गर्व महसूस करते थे। अगला प्रश्न है, इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता है। अब देखिए आशय स्पष्ट में, वकालत पेशे का काम झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध करना होता है। इसमें पूरी सच्चाई से काम नहीं होता है। अर्थात वकील जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें यही है कि जो भी उनके पक्ष में आएगा या जिसका भी वो केस लड़ेंगे उसमें काला सफेद, सफेद काला, ओके, तभी तो सफेद काला ठीक है, देखा है ना आपने। देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। कौन? महादेव जी। जिस तरह शुक्र तारा थोड़े समय में ही अपनी छटा से मोहित कर देता है और फिर छिप जाता है, उसी प्रकार महादेव जी भी थोड़े ही समय में अपनी कार्यकुशलता से सबके लाडले बन गए, परंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। इतने जल्दी इतने लोकप्रिय बन गए और अचानक ही मृत्यु को प्राप्त भी हो गए। अगला प्रश्न है, उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस पे सांस लेते थे। क्यों? देखिए, गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव जी की लिखावट में लिखे जाते थे। जिन पत्रों को गांधी जी दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय को भेजते थे, उन पत्रों की लिखावट की सुंदरता देखकर भी वे दंग रह जाते थे। वहां के वायसराय और गहरी और लंबी सांस लेते थे कि ओ माय गॉड, क्या लिखावट है, क्या ऐसी लिखावट भी कोई लिख सकता है। एकदम उसको पढ़ते बाद में थे, सभी उस पत्र को देखते पहले थे। वो चमत्कार था, वो आकर्षण था महादेव जी की लिखावट में। इसी तरह से अपने गुणों से, अपने चरित्र से, अपने कार्य से न केवल देश बल्कि विदेश में भी सबके प्रिय बन गए। न केवल मित्रों के बल्कि शत्रु के भी चहेते बन गए महादेव जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहिए और इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर बेस्ट वीडियोस देखते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है, आप सभी को शिक्षित करने के लिए, आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए, आप सबके लक्ष्य निर्धारण के लिए सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मिलते हैं, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, JAIIB, CAIIB, बैंक, इंश्योरेंसेस, RRB, SSB, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप फ्री देख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जिस भी तरफ आप जाने वाले होंगे, जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे, उसके वीडियोस भी आप अभी से मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स है ना, जो अपने विद्यार्थियों को फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप अपनी क्लास के वीडियोस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। जो भी आपको मीडियम चुनना हो, क्लास पर जाइए। जैसे क्लास 9th हिंदी का वीडियो देखना है तो पाठ्यक्रम देखना है,
एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, जो भी आपको देखना है उसका वीडियो क्लिक कीजिए। आपको वीडियो पसंद भी आएगा और लाइक जरूर करना है, क्योंकि मुझे पता है जो वीडियो आप देखेंगे वो बेस्ट होगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करता है। तो अब आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है आपकी कांटेक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है, तो अपने चहीते जो भी आपके फ्रेंड्स हों, जो भी आपके रिलेटिव्स हों, सबको बेस्ट एजुकेशन की लिंक भेज दीजिए, ताकि वे कहीं ऐसे वैसे, या मैं यूं कहूं कि कहीं उनके जो धन है, माता पिता का धन है, वो व्यर्थ खर्च ना हो जाए, क्योंकि यहां तो बेस्ट ऑनलाइन फ्री एजुकेशन है। बने रहिएगा हमारे साथ। अब बताइए कौन सा वीडियो आने वाला है नेक्स्ट? जी हाँ, इसी पाठ का मींस शुक्र तारे के समान के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।